आज हमारे पास है यूबीसॉफ्ट से जुड़ी कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें, साथ ही गेमिंग टाइटल पर बनने वाले टीवी शोज पर अपडेट और फाइनली क्या ये हाई बजट वीआर गेमिंग का अंत होने वाला है। आज काफी कुछ है चर्चा करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। यूबीसॉफ्ट से जुड़ी काफी खबरें सामने आई है। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प नए मोड से जिसे वे पेश करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भविष्य के यूबीसॉफ्ट गेम के लिए टेस्ट बेड साबित हो सकता है। जापान के FPS डे के दौरान द डिवीजन की टीम ने खुलासा किया है कि वे मार्च में इस फ्रेंचाइजी की 10वीं सालगिरह के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। इसमें एक रियलिज्म मोड भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, द डिवीजन में दुश्मन काफी बुलेट स्पंजी हो सकते हैं। यदि आप सही गियर का इस्तेमाल ना करें तो उन्हें मारने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इस रियलिज्म मोड में एक हेडशॉट या वीक स्पॉट हिट का मतलब सीधा किल होगा। वे टाइम टू किल को काफी कम कर देंगे। इसमें कोई एक्सपी या लेवल नहीं होगा, एमओ कम मिलेंगे और कुछ स्किल्स भी हटा दी जाएंगी। ओवरऑल वे इसे एक ट्रेडिशनल थर्ड पर्सन शूटर जैसा बना देंगे। फिलहाल वे इस मोड को मार्च में डिवीजन 2 वॉरलॉर्ड्स ऑफ न्यूयॉर्क DLC में आजमाएंगे। ये एक अलग मोड होगा जहां आप नया कैरेक्टर बनाएंगे और फिर वे इस डेटा का उपयोग द डिवीजन 3 के लिए एक स्टैंडर्ड मोड बनाने में करेंगे। यूबीसॉफ्ट आमतौर पर एक गेम के सफल फीचर को दूसरे गेम में लागू करता है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि भविष्य में असैसिन क्रीड RPG में ये मोड मिल सकता है जहां हर हेडशॉट इंस्टा किल होगा। हमें फार क्राई 3 प्राइमल और ब्लड ड्रैगन के लिए 60 FPS अपडेट भी मिलने वाला है, जैसा कि यूबीसॉफ्ट ने एक नई इमेज के जरिए हिंट दिया था। ये अपडेट आ जाने वाला है। इसका मतलब है कि गर्मियों में फार क्राई 7 के रिलीज से पहले सभी फार क्राई गेम अब करंट जेन कंसोल पर 60 FPS पर चलेंगे। यूबीसॉफ्ट ने अपनी फाइनेंशियल कॉल में 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट का जिक्र किया, प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड ऑफ टाइम रीमेक और एक अनअनाउंस्ड टाइटल जो हम जानते हैं कि असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग रीमेक होने वाला है। यूबीसॉफ्ट ने कहा कि ये गेम अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए। प्रिंस ऑफ पर्सिया की अफवाह वाली तारीख 16 जनवरी थी, अकॉर्डिंग टू टॉम हेंडरसन फ्रॉम इनसाइडर गेमिंग, जो कि कई बार सही साबित भी हुआ है। पर इस बार बंदे की दाल नहीं गली। लगता है कि जो मार्केटिंग डॉक्यूमेंट उसने देखा था वो पुराने थे। अब लीकर नेट द हेट का कहना है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया रीमेक पर अभी काम और बाकी है, तो शायद ये ब्लैक फ्लैग रीमेक के बाद लॉन्च होगा। असल में यूबीसॉफ्ट को अप्रैल से पहले ब्लैक फ्लैग रीमेक की जरूरत है, वरना पिछले साल के 158.7 मिलियन डॉलर का लॉस को देखते हुए ये साल उनके लिए बहुत बुरा रहेगा। 12 फरवरी को उनकी इन्वेस्टर कॉल है, तब हमें इनकी सही सिचुएशन का पता चलेगा। अब अन्य खबरों की ओर चलते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमें एक्सबॉक्स डेवलपर डायरेक्ट का पहला लीक मिल गया है जो कि कल ही होने वाला है। इसमें हमें पोकेमॉन डेवलपर्स की तरफ से एक नई एक्शन RPG बीस्ट ऑफ रिकार्नेशन की नई झलक देखने को मिलेगी। साथ ही फेबल का डीप ड्राइव भी होगा, जिसे लेकर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें गेम प्ले रिवील के साथ साथ फ्रोजा हॉरिजन 6 पर भी बड़ी अपडेट मिलने वाली है। अब हमें पता चला है कि फ्रोजा हॉरिजन 6 मंगलवार 19 मई को लॉन्च हो रहा है। दरअसल फ्रोजा हॉरिजन 5 के अंदर ही एक एयर दिखाई दिया है और वीडियो गेम क्रॉनिकल्स के सूत्रों ने भी वेरीफाई किया कि ये तारीख बिल्कुल सही है। अगर आप इसका प्रीमियम एडिशन लेते हो तो आपको 4 दिन का अर्ली एक्सेस और दूसरे बोनस भी मिलेंगे। याद दिला दूं कि ये गेम पहले सिर्फ एक्सबॉक्स और PC पर आएगा और उनके कुछ समय बाद PS पर। ये गेम टोक्यो में सेट है और मुझे पूरा यकीन है कि कल दिखाई जाने वाले गेम प्ले में ये शानदार लगेगा। हम सब जानते थे कि 2026 में हमें गॉड ऑफ वॉर से लेकर कुछ कमाल का सुनने को मिलेगा, खासकर उसके टीवी शो के बारे में। और देखिए, इस हफ्ते रायन हर्श को अमेज़न प्राइम के लाइव एक्शन शो में क्रेटोस के रोल के लिए कंफर्म कर लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में थॉर को अपनी आवाज दी थी और वे सन्स ऑफ अनार्काई और द वॉकिंग डेड जैसे शो में भी नजर आ चुके हैं। तो क्रेटोस का रोल तो कंफर्म हो गया है, लेकिन अब नार्डवोल्ट की तरफ से कास्टिंग को लेकर कुछ अफवाहें भी सामने आई है, तो इन्हें अभी पूरी तरह से सच मत मान लेना। कहा जा रहा है कि गेम में मिमिर का रोल निभाने वाले एलिस्टेयर ड्यूनकन भी शो में वापसी करेंगे, जो कि वाकई कमाल होगा। मैक्स पार्कर, जो कि बूट से जाने जाते हैं, हेमडाइल का किरदार निभा सकते हैं। ओलिवर फ्रॉम सेवरिज थॉर बन सकते हैं और थ्रेसा पाल्मर शिव सील्ड मेडन और थॉर की पत्नी का रोल निभा सकती है। हमें पता है कि इस सीरीज को पहले ही 2 सीजन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह से वे अभी से रैग्नारोक के किरदारों को कास्ट कर रहे हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वे कहानी में काफी बदलाव कर दें। शायद वे पहले सीजन के सिर्फ 2018 वाले गेम की कहानी तक सीमित न रखकर चीजों को थोड़ा मिक्स कर दें। खैर, अभी सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही कुछ पुख्ता खबरें मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
वैसे फॉलआउट की कामयाबी के बाद Amazon अब वीडियो गेम्स एडेप्शन पर पूरी तरह से दांव लगा रहा है। इसी हफ्ते हमें आगामी टॉम राइडर टीवी शो में सोफी टर्नर का लारा क्राफ्ट के रूप में पहला लुक देखने को मिला। सच कहूंगा तो मुझे अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन चलिए पहले ट्रेलर का इंतजार करते हैं। टॉम राइडर को इस समय वाकई एक बेहतरीन टीवी शो की जरूरत है ताकि आने वाले 2 गेम्स को अच्छा बूस्ट मिल सके। पहला अपडेट, इसी साल के अंत में हमें 1996 के ओरिजिनल गेम का रीमेक टॉम राइडर लेगेसी ऑफ एटलांटिस देखने को मिलेगा और अगले साल आएगा एक पूरी तरह से नया गेम टॉम राइडर कैटलिस्ट, जिसमें एक्सप्लोर करने के लिए पूरा ओपन जोन होने की उम्मीद है। मैं इन गेम्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन टीवी शो के लिए फिलहाल उम्मीद ही कर सकते हैं। फिंगर क्रॉस्ड, आ जाए तो मजा ही आ जाए। अब बात करते हैं VR पर आई एक बहुत बड़ी बुरी खबर की। इकलौती बड़ी कंपनी जो इस टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्ट कर रही थी, उसने बड़े पैमाने पर लेऑफ्स की घोषणा की है और अपने VR स्टूडियोज को बंद कर दिया है। हर साल मेटा साल के अंत में एक बड़े मेटा क्वेस्ट एक्सक्लूसिव गेम पर पैसा लगाता आ रहा है। 2023 में ये असेसिन क्रीड नेक्सस था और 2024 में बैटमैन आर्कम शैडो, जिसे काफी पसंद किया गया। पिछले साल हमें डेडपूल VR भी मिला। कागजों पर तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन इससे मार्केट में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि इस हफ्ते मेटा ने अपने 3 बड़े VR स्टूडियोज बंद कर दिए। ट्विस्टेड पिक्सल, जिन्होंने डेडपूल VR बनाया था, अमेचोर स्टूडियोज, जो रेजिडेंट इविल 4 को VR में लाने के लिए जिम्मेदार थे, जेनजारू गेम्स, जिन्होंने एसगार्ड रैप बनाया जो मेटा क्वेस्ट का सबसे हाई रेटेड गेम है और जिसे IGN से 10 की रेटिंग मिली थी। यही नहीं, बैटमैन आर्कम शैडो बनाने वाले स्टूडियोज कैमोफ्लेज में भी मेजर ले ऑफ हुआ है और उनके कई सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। खबरों की माने तो एक हैरी पॉटर VR गेम भी कैंसिल हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या अब हमें मेटा की तरफ से और AAA VR गेम्स देखने को मिलेंगे? इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है फिलहाल। इसका कारण वही है जो आजकल हर टेक कंपनी का है, वे अब अपना पूरा ध्यान AI और फोन फीचर्स पर लगा रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार मेटा ने मेटावर्स के चक्कर में अब तक करीब $70 बिलियन गवा दिए हैं और बदले में कोई खास रिटर्न नहीं मिला। हालांकि उनके स्मार्ट ग्लासेज में दम दिखता है, लेकिन VR का सफल ना होना यह साबित करता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो पहनने में आरामदायक नहीं है और हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को असल में बेहतर नहीं बनाती तो वो काम नहीं करेगी। जब तक हम रेबैंड स्टाइल में हल्के VR सच में नहीं पहन पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक निश बनकर ही रह जाएगी। अब चलते हैं हमारे रूमर राउंड अप की तरफ, जहां मैं हफ्ते की सबसे बड़े लीक पर चर्चा करने वाला हूं। तो इस हफ्ते PlayStation 5 Pro के एक बड़े अपडेट को लेकर अफवाह उड़ी है, जिसके मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ये अपडेट AI अपस्केलिंग फीचर को बेहतर बनाएगा, ठीक AMD के VS-R4 की तरह। ये उन गेम्स के फ्रेम रेट को भी बूस्ट करेगा जो अभी 70 या 80 FPS पर अटके हुए हैं। साथ ही पुराने क्लासिक गेम्स के लो रेजोल्यूशन को भी अपस्केल करेगा, जो कि सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कुल मिलाकर इससे इमेज क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों में सुधार होगा। कल 22 जनवरी को Xbox डेवलपर डायरेक्ट में फेबल का डीप ड्राइव होगा और मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। उम्मीद है कि वे रिलीज डेट भी बता दें। मुझे लगता है कि फोर्जा 6 के बाद यानी अगस्त या सितंबर के आसपास आ सकता है। इसके अलावा रेजिडेंट इविल विलेज समेत यहाँ दिख रहे सभी गेम्स 20 जनवरी को PlayStation Plus एक्स्ट्रा में शामिल हो चुके हैं। लीग ऑफ लेजेंड का फाइटिंग गेम 2XKO भी 20 तारीख को लॉन्च हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड हैव फन।